यस। मुजम्मिल कहाँ हो? अच्छा जी, मुजम्मिल भाई गायब लग रहे हैं, तो मुबीन से करवा लेते हैं। मुबीन आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करना है। जी सर। और ज़रा रीड कर लो पहले आवाज़ से, और फिर उसके बाद बताना क्या क्या करना है। सॉल्व खुद नहीं करना तुम्हें, सॉल्व बस तुम्हें सोल्यूशन मुझे बताना है, सही है? ठीक है सर। What is the component of this displacement vector in the direction xy? ओके, क्या करेंगे? सर वो 5 cos 53। 5 cos 53, सही। सो अब देखो, ये किलोमीटर के अंदर दिया हुआ है, तो आंसर किलोमीटर के अंदर आएगा। सो ए बन जाएगा। ओके, आगे आ जाओ। अम नहीं, मूविंग हो गया। हसाम कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हो। जी सर। आ जाओ, रीड कर लो। A force of 5 Newton pushes a ball due north and another force 3 Newton pushes it due east. What is the magnitude of the net force acting on the ball? हम्म। सर एक सेकंड। क्या करो, बताओ तो। सर रिजल्टेंट फोर्स मांगी ना, तो पाइथागोरस थ्योरम। परफेक्ट परफेक्ट, तो आप ये करना चाह रहे हो, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और अंडर रूट 5.8 सी। 5.8, परफेक्ट, सही हो गया। अच्छा जी, ये कर लेते हैं। ये करवा देगी, सर तो जिनोविया करवा देगी। पहले वाला क्वेश्चन कौन सा वो वाला था? कौन सा? ये वाला। ये वाला इसमें क्या मैंने बताना है? बस स्क्रीनशॉट लिया है ब्रो मैं नीचे दे वाले दूंगा ना। क्वेश्चन का। मैं दे दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रही हो? ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिनोविया वाला क्वेश्चन करना है आपने। ओनली, अच्छा चलो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रहा है। सही है। ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट याद रखना अगर यहाँ पे कहीं आ जाता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, सही है। ये तुम्हारे पास है, तो बस इसको याद रखना प्लीज। ओके, चलो जिनोविया ये वाला क्वेश्चन देख लो प्लीज। मेरा गैस है बी। अबे रीड तो कर लो पहले। सर, the following physical quantities can be either positive or negative as displacement of a particle along a straight line, theta temperature on a Celsius scale, Q electric charge, V readings on a digital voltmeter. Which of these quantities are vectors? अब आप क्या कह रहे हो, आपका क्या गैस है? B. बी, बी फॉर बॉल। एंड एनी रीजन, कोई रीजन आपके पास? One temperature. बस ऐसे गेस किया है। है तुक्का लगा रही हो? अच्छा देखो, बेसिकली हमने वैसे जो नोट्स लिए थे उसके अंदर हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी सारी मेंशन भी की थी, और उसके अंदर ये चारों चीजें भी थी। हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट है, सही है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन तुम्हें दी हुई है, सो ये वेक्टर होगा सिर्फ, सही है। बाकी ये स्केलर है, बेस क्वांटिटी के अंदर आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी स्केलर होता है, क्योंकि हमने कहा था कि चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी स्केलर होंगी। ओके, सो ये सारी स्केलर्स हैं। ओके, सो सेफ और सेफ डी। सुनोगे, समझ रही हो? ओके, आ जाओ। ईशा ये वाला क्वेश्चन कर लो प्लीज। ईशा नेक्स्ट। When a force, G sir, हम्म। when a force F moves its points of application through a displacement S in the direction of the force, the work W done by the force is given by work done equals force into displacement. How many vector quantities and scalar quantities does this equation contain? तो force तो vector होता है और
डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है और वर्क डन जो है वो स्केलर होता है, तो ए होगा। वन स्केलर क्वांटिटी, ओके परफेक्ट, सही हो गया। आ जाओ भाई, आ जाओ। कौन करेगा? मुजम्मिल आ जाओ, मुजम्मिल हो, जी जी सर मैं आ जाओ। a vector has magnitude r and perpendicular component p and q as shown in the diagram. Which row correctly describes the perpendicular component? हम्म, Perpendicular सर perpendicular component होता क्या है? क्या मतलब? सर horizontal जो है वो अबे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को मिला के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, ओके। जी तो ये कह रहा है which row correctly describes the यानी वो ये vertical बोल रहा है component कि वर्टिकल q को है अलग से निकाल दो और हॉरिजॉन्टल को अलग से निकाल दो, ओके। सो क्या बोल रहे हो आप? vertical q है। ओके। एक मिनट सर वर्टिकल क्यों है लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारे पास थीटा है और पी होगा। अबे देखो ना, उसने कहा है कि आई एम परपेंडिकुलर कंपोनेंट पी एंड क्यू एस यू, सही है। अब उसने बनाया हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट पी क्यू है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी है, राइट। लेकिन ये जी बराबर किसके हैं आपको ये भी बताना है, मतलब ये क्यू बराबर इज इक्वल टू व्हाट? क्यू इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा ओके वेरी गुड। क्योंकि एंड एक ही क्यू है यस, एंड पी? एंड पी इज इक्वल्स टू अपना क्या हो सर गया? हो गया ना ए आ गया ना आंसर। अबे कद्दू, उल्टा है ना, उसने अच्छा वर्टिकल नहीं नेवर कंपोनेंट में माइंड क्यों सही ली? है। हाँ सही है वो उल्टा कर दिया मैंने। वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया और हॉरिजॉन्टल पी हो गया। पी पी क्या है? पी किसके इक्विवेलेंट होगा? ओ नेवर माइंड सही है आर साइन थीटा और आर आर कॉस थीटा होगा। हाँ बस ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ रहे हैं ना भाई? चलो आगे आ जाओ, मुबीन ब्रो, ये वाला क्वेश्चन जरा कर लो प्लीज। Vector P and Q are drawn to scale. Which diagram represents the vector P minus Q? हम्म। अच्छा, हमने बचपन में जितना भी काम किया, मतलब कल तक की क्लासों में, उसके अंदर हमने सब में प्लस किया था, राइट। माइनस जी करने का कोई रूल तुम लोग को पता है? यस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट अ हेलो सर वेक्टर। आवाज आ रही। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सॉरी सर मेरा नेट थोड़ा वो डिस्कनेक्ट हो गया सर। एक मिनट ऊपर जाइएगा। ओके। जी सर यही था आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। है ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बन रहा है, ओके। जी सही है। अच्छा जी, आ जाओ। तो मुबीन क्या कहते हो, मुबीन इसमें क्या कहते हो? इसमें पता प- नहीं। पता नहीं, ओके चलो सुनो। देखो, जब भी आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आती है, तो लेट्स से कि इन दोनों के रिजल्टेंट को p माइनस क्यू को मैं एक वेक्टर कह रहा हूँ, कोई भी x कह देते हैं, ओके लेट्स। सो x इज द रिजल्टेंट वेक्टर शोइंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, p प्लस एंड नेगेटिव q, तो क्या मुबीन इसमें कोई मसला होगा मैथमेटिकली? नहीं। नहीं होगा, ओके। अच्छा, माइनस क्यू का क्या मतलब है? यू जस्ट नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ क्यू एंड दैट्स इट, ओके। सो leave the p as it is, okay, and change the direction exactly in the opposite direction, right? Because if q looks like this, then negative q will looks like this, okay। बच्चों तुम लोग समझ पा रहे हो ये बात, कि तुम्हारे पास अगर जी कोई भी वेक्टर होता है तो उसका नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल उसका एंटी पैरेलल होगा, ओके। क्लियर हो गया? बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सही, अब तुम्हारे पास ये आ गया p और ये आ गया नेगेटिव ऑफ q, ओके। अब आप इसका हेड टू टेल रूल ड्रॉ कर लो और आप देख लो कि भाई इसमें रिजल्टेंट कहाँ को जा रहा है, सही है। अगर हम पी को ऐसे ही सर रहने सी दें, आ रही। और ओके परफेक्ट, सो मेरे पास सी आ रहा है। सही हो गया, रूल समझ में आ गया तुम लोग को? अगर तुम्हें दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन निकालनी है तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिख लो और फिर उसके बाद जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो और फिर सॉल्व हो जाएगा, ओके। अच्छा, विच लिस्ट कंटेन ओनली स्केलर क्वांटिटी, तुम्हें पता है एरिया लेंथ स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पावर तीनों स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, मोमेंटम वेक्टर टाइम स्केलर, सही है, और वेलोसिटी डिस्टेंस टेम्परेचर वेलोसिटी वेक्टर है, बाकी दोनों स्केलर है, राइट। तो बी ऑप्शन हो गया। अच्छा जनाब,
क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? एक मिनट. टू फिजिकल क्वांटिटीज P and Q are added. The sum of P and Q is R as shown. Which quantity could be represented by P and by Q? हम्म. तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास वो होती है, स्केलर होती है, पावर भी स्केलर होती है, स्पीड भी स्केलर होती है, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर होती है, राइट? तो इस वजह से. अच्छा जी, पेयर ऑफ द क्वांटिटीज कंटेन वन वेक्टर एंड वन स्केलर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी पावर दोनों स्केलर है, एक्सीलरेशन मोमेंटम दोनों वेक्टर है, वेलोसिटी डिस्टेंस स्केलर है. ओके. अच्छा जनाब, तकरीबन ये वही क्वेश्चन है. इंक्लूड अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन दोनों वेक्टर, फोर्स काइनेटिक एनर्जी स्केलर वेक्टर, एंड पावर स्पीड दोनों वेक्टर स्केलर है, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर है. ओके, आज आगे आ जाओ. तो हसाम, अगला ये आपका, आपकी बारी, आ जाओ. Two forces act on a circular disk as shown. Which diagram shows the line of action of the resultant force? 3 square plus 16 आंसर. अबे आंसर दिया हुआ है सब में, वो थोड़ी बताना है. चलो खैर है, कर लो. वो तो 5. ठीक है वो. ओके ओके. 5 आ रहा है. जी. ओके. और सर सब में ही 5 है. फंस गए. 5. है ना? जी. अच्छा सर क्या? सी सी लग रहा है. और ए क्यों नहीं लग रहा? और बी और डी में क्या मसला है? सर रिजल्टेंट फोर्स बीच में से जहाँ से वहां से जाएगी, है. मिडल से. वो डी पे तो राइट पे आई हुई है ओके और बी पे ऊपर है. ओके. तो इसको और अच्छा, ए क्यों नहीं है फिर? ए क्यों नहीं है? ए कुछ ज्यादा टुवर्ड्स द राइट है, इतना नहीं हो सकता. अबे क्यों ऐसा? ऐसा कैसे बोल रहे हो बे? अंदाजा अंदाजा लगा रहे हो क्या? सर राइट को और 3 ऊपर है, तो इतना ज्यादा थोड़ी इसका डायरेक्शन राइट की तरफ होगी, है. थोड़े बीच की तरफ होगी, तो मैंने सेव बोला है. अच्छा इसलिए तुम सी बोल रहे हो. देखो ना, अगर तुम ऐसे सोचे कि चलो डी और बी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ द मास से लगती है, राइट? जहाँ पे ऑब्जेक्ट का सारा मास होता है, राइट? यहाँ पे सर्कुलर डिस्क है, तो आपके पास जो सेंटर से जो भी फोर्सेस होंगी वो सेंटर से लगेंगी. ये बात आपने बिल्कुल सही कही. ओके. दूसरी चीज, हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास अगर दो फोर्सेस लग रही हैं तो रिजल्टेंट उस फोर्स की तरफ होगा जो बड़ा होगा. ऐसे ही ना भाई? ऐसे ही पढ़ा था. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, बड़ा होना चाहिए. 3 हमारे पास वर्टिकल है, छोटा होना चाहिए, राइट? सो हमारे पास जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो मोर टुवर्ड द हॉरिजॉन्टल होना चाहिए देन टुवर्ड द वर्टिकल, राइट? अब तुम देख पा रहे हो कि ये जो सी के अंदर है 5 मोर टुवर्ड वर्टिकल है और यहाँ पे मोर टुवर्ड हॉरिजॉन्टल है. समझ रहे हो? यस. हसाम ब्रो समझ रहे हो? वाओ. सर वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई. हाँ. अच्छा जी, दोबारा से आ गया आ गया आ गया. हसाम आ गए हो? जी सर ये समझा दें, वो है. चार्जिंग डेड देखो, हो गया था वो. खैर खैर है. देखो, हमने ये कहा कि आपने ये बात बताई कि भाई हमारे पास जो है सेंटर से कोई सारी फोर्सेस लगेंगी. ये बात सही की, राइट? दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे पास कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है और हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट टूवर्ड द फोर्स होता है जो ज्यादा हो, राइट? अब यहाँ पे 4 न्यूटन की फोर्स ज्यादा है, 3 की कम है, राइट? तो रिजल्टेंट जो होगा वो 4 की तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा 3 से. ऐसे ही ना भाई? जी. तो उस हिसाब से अगर आप ए और सी में चेक करो तो सी के अंदर जो है वो जो 5 न्यूटन का रिजल्टेंट आ रहा है वो वर्टिकली शिफ्टेड है, वर्टिकल की तरफ ना थोड़ा ज्यादा टिल्टेड है. और ए के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ टिल्टेड है, तो इस वजह से हमारे पास ए आ रहा है. समझ लो ना? सी हम नहीं कह रहे. जी क्लियर हो गया? ठीक है. जी. ओके परफेक्ट. आ जाओ भाई. अब ये क्वेश्चन है. अब देखो, तुमसे ये कह रहा है हसाम, ये भी तुमने करना है. A cyclist is traveling due south with velocity u. The wind is blowing from the northeast with velocity w. The wind has a velocity v relative to the cyclist, where v is equals to w minus u. Which vector diagram shows the magnitude and direction of velocity v? हम्म. देखो माइनस कर रहा है, W माइनस यू.
सो अगर आप v को लिखना चाहो सो v इज इक्वल टू w प्लस एंड विद द नेगेटिव ऑफ u, ओके। सही हो गया। सो w तो यूं आ रहा होगा, सही है, जी और नेगेटिव यूं यूं हो जाएगा, सही हो गया। और फिर v किधर को बनेगा, हमने ये रेफरेंस बनाया तो यहाँ से v इधर बनना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। दिस शुड जी बी v, एंड ये w होना चाहिए, ये v होना चाहिए, ये u होना चाहिए। इज दैट क्लियर, मेकिंग सेंस? जी। कौन सा ऑप्शन, डी और सी तो स्ट्रेट अवे गलत हो रहे हैं, ए और बी में से कुछ ए। हो सकता है, सही है। ए के अंदर हमारे पास, अब देखो ये पैरेललोग्राम से इसने किया हुआ है, हमने सिर्फ नीचे वाला ट्राइंगल बना के हमें पता चल गया कि सही हमारे पास बन रहा है, राइट। अगर तुम दोनों बना लो तो भी तुम्हारे पास पैरेललोग्राम का मतलब है जो डब्ल्यू बना है वो डब्ल्यू ऊपर भी पैरेलल होगा, और जो यू बना है वो यू ऊपर पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास हो गया, क्लियर ना भाई? जी। ओके, आ जाओ भाई जुनोविया, जुनोविया जरा रीड कर लो प्लीज। A pendulum bob is held stationary by a horizontal force H. The three forces acting on the bob are shown in the diagram. The tension in the string of the pendulum is T. The weight of the pendulum bob is W. Which statement is correct? क्या कहती हो? सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये जो इन्होंने अंग्रेजी लिखी हुई है स्टेशनरी, इसका क्या मतलब है? मतलब it's not moving. ओके, बट इसको यहाँ पे रिलेट कैसे करोगी? What does this not moving tell you about? ओके, मैं और आसान कर देता हूँ। अगर तो ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, तो Sir, 0 is equals to 0 Equilibrium. by equilibrium. अबे अबे, हाँ, विल देयर बी एनी रिजल्टेंट फोर्स और नॉट, तो आप कहोगे कि जीरो रिजल्टेंट फोर्स, राइट। परफेक्ट, सही हो गया। आ जाओ आगे, आ जाओ, सुनोगे, समझ में आ गया? जी sir. चलो, अच्छा देखो, जीरो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कि जो भी वर्टिकल फोर्सेस होंगी वो जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी वो डाउनवर्ड के बराबर होंगी, जो लेफ्टवर्ड फोर्सेस होंगी वो राइटवर्ड के बराबर होंगी, ओके। इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम, सही। इसमें हम कहते हैं कि भाई अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। देखो कुछ पॉइंट्स हैं वो थ्योरी के अलावा यहाँ पे भी आ रहे हैं, सही। सारे पॉइंट मैंने थ्योरी में नहीं बताया, कुछ क्वेश्चन से भी आ रहे होंगे, तो उसको भी अपने पास लिखते जाना, राइट। सो एंड लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल्स टू राइटवर्ड फोर्स, ओके। ये हमारे पास जो है ना, इसका जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम का सिनेरियो होता है, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप तब लगाते हो जब आप जो है वेक्टर रेजोल्यूशन से कर रहे होते हैं, यानी कंपोनेंट बना के, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना के कर रहे होते हो, तो आप ये वाला तरीका लगाते हो, राइट। और अगर जो है वो आप किससे कर रहे हो, दूसरे वाले तरीके से कर रहे हो जिसके अंदर हमने क्या कहा था, हेड टू टेल रूल, तो वहां पे आपके पास क्लोज ट्राइंगल जो बनता है वो आपके पास जो होता है वो आपको ये गाइड करता है कि भाई ये वाला जो सिनेरियो है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का सिनेरियो, ओके। चलो अब बताओ क्या होगा, जुनोबी क्या होगा? ये जिनोवियो को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? जी sir. नहीं आ रहा, ओके। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं टेंशन के कंपोनेंट बना लूं, टेंशन के अगर मैं दो कंपोनेंट बना लूं तो क्या क्या बनेंगे? यस, आप इसको, इस एरो को यहाँ भी बना सकते हो। यस, जल्दी जल्दी बताओ, हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, वर्टिकल क्या बनेगा, ये क्या होगा नीचे वाला? ये साइन 30. नीचे वाला sin और दूसरा वाला cos. कॉस 30, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास तीस, अब अगर आप इक्विलिब्रियम सिनेरियो है यानी स्टेशनरी नॉट मूविंग है, तो इसका मतलब है कि वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सॉरी वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस, लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू राइटवर्ड फोर्सेस, राइट। सो लेफ्ट पे जो फोर्स लग रही है वो एच लग रहा है, राइट पे जो फोर्स लग रही है वो सॉरी उल्टा हो गया, एच जो है वो राइट पे लग रहा है और टी साइन 30 लेफ्ट पे लग रहा है, सही। ये एक इक्वेशन बन रही है, दूसरी इक्वेशन बन रही है टी अपवर्ड लग रहा है और डब्ल्यू जो है वो सॉरी टी कॉस 30 अपवर्ड लग रहा है और डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ये दूसरी इक्वेशन बन रही है। जिनों में ये समझ में आता है? जी sir. ओके, अब इनमें अब ऑप्शन कंपेयर कर लो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें ये सही हो रहा है।
सो एच इज इक्वल टू टी कॉस थीटा है, हमारे पास टी साइन थीटा आ रहा है, तो ये गलत है। टी इज इक्वल टू एच, नहीं ये भी गलत है। डब्ल्यू इज इक्वल टू टी कॉस थर्टी, ये सही है। समझ रही हो, समझ रही हो? जी सर। चलो परफेक्ट, आ जाओ, ये आसान सा है, ये कर लो। कौन करेगा? ईशा नहीं करना, ईशा आ जाओ। A glider is descending at constant speed at an angle of 15 degrees to the horizontal. The diagram shows the directions of the lift L, air resistance R, and weight W acting on the glider. Which vector triangle could represent the forces acting on the glider? ओके, सबसे पहले तो ये बताओ कांस्टेंट स्पीड क्या बता रही है आपको? Uh, no resultant force. और क्यू? Okay, constant speed है. और एंगल तो है, उसका डायरेक्शन तो कोई ना कोई है 15। फिर भी क्या मतलब फिर भी? अच्छा, तो आपका ईमान पक्का है, मतलब सही है। सो हाँ. देखो, आपके पास जो है जो नो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी दो कंडीशन हो सकती है। ये तो ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, स्टेशनरी वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड पे इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सो इसने बताया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड है एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब यही यही इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर वो जो है वेक्टर ट्राइंगल उस तरह से नहीं बनेगा जिस तरह से इक्विलिब्रियम के केस के अंदर बनता है। ओके, यानी यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है ये वेक्टर ट्रायंगल बनवा रहे हैं। पिछले वाले पार्ट में उसे क्या बनवाया था, हेड वो वेक्टर रेजोल्यूशन से सॉल्व करवाया था। तो जब वेक्टर रेजोल्यूशन से सॉल्व होगा इक्विलिब्रियम पे, तो तुमने कहा था अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड इक्वल्स टू राइटवर्ड फोर्स, राइट। और यहाँ पे जब तुम्हारे पास है, यानी हेड टू टेल रूल से जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। ओके, आज भाई किस तरह से बनाया क्लोज ट्रायंगल? फिर किसी एक को रेफरेंस ले लें, डब्ल्यू को फिर मान वह लिया, टेबल बना के देख लें. ये यहाँ पे आ गया, एल को इधर लगा दिया, और आर मेरे पास यूं आ गया। सही हो गया? हम्म. आ रहा है तो कुछ फिर इस तरह से? ये डी होगा. डी बन रहा है। हम्म. ओके परफेक्ट, सही है। अच्छा जी, which pair contain one vector and one scalar? Displacement is a vector, acceleration also vector, force kinetic energy is scalar vector, momentum velocity दोनों vector, power speed दोनों vector, दोनों scalar। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये कर लो भाई। ईशा के बाद कौन है? मुजम्मिल ने करना है, हाँ मुजम्मिल आ जाओ। The arrow represents the vector r, which diagram does not represent r as two perpendicular components. हम्म Vector r as a which diagram does not represent r as two perpendicular components. Hmm, सर मुझे समझ नहीं आ रहा. है ना, अजीब सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार किस्म का है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, तो आप किन किन तरीकों से आर तक पहुंच सकते हो, राइट। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि भाई आप यूं शुरू करो, सही, यहाँ पहुंचो और उसके बाद यहाँ चले जाओ, राइट। जो कि आपको ए में उसने बना के दिया हुआ है, राइट। कि पहले आप यूं जा रहे हो, फिर अगर आप मैं इसका हेड टू टेल रूल बनाऊं तो ये वाला जो उन्होंने वहां पे बनाया वो मैं यहाँ पे बना दूं, राइट। सो पहली पॉसिबिलिटी ये बन रही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सही है। डज नॉट रिप्रेजेंट, so this can represent this r, okay। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर तो वो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बना दे, तो भी उस केस के अंदर देखो हर वो पॉसिबिलिटी सही है कि जिसके अंदर आप राइट वर्ड और अपवर्ड जा रहे हो, राइट। हर वो पॉसिबिलिटी सही है, क्योंकि आपके पास जो वेक्टर है, अगर आप इसको सोचो इस तरह से, सही है। सो आपके पास ये वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, राइट। सो आपको समहाउ राइटवर्ड जाना पड़ेगा, सही है, और अपवर्ड जाना पड़ेगा, सही है। अब अगर आप एक्सेस टिल्ट कर दो, लाइक एक्सेस को जो है ना वो यूं बना दो, राइट, यूं बना दो, सही है। और आपके पास ये यूं आ रहा हो, बिल्कुल सही है। सो अब उस केस के अंदर आप यूं जाओगे और यूं चले जाओगे, राइट। सो उससे बी की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। अच्छा, मैंने देखो सिर्फ एक्सेस टिल्ड किया है, वेक्टर वैसे ही है, सही है। अच्छा, और आपके पास जो है सी और डी, अब ये दोनों ए और बी तो पॉसिबल है, सी और डी पॉसिबल, सी और डी में से कोई एक पॉसिबल है, कोई एक पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर आप देखो, सो आपके पास होना चाहिए, सी हमारे पास नीचे जा रहा है। सो अगर हम सी को बनाने की कोशिश करें, सी में रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे,
इधर आ रहा होगा सी में रिजल्टेंट, ओके। और डी में रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है? मुझे जो है ना सी सी डी सही लग रहा है, सी गलत लग रहा है। मतलब सी कैन नॉट बी द पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर, बिकॉज इसके अंदर जो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला वेक्टर है, बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, राइट। उसकी वजह से इसकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सही हो गया। तो सी इज नॉट द पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर, वाइल डी कैन रिप्रेजेंट आर इन सम वे, ओके। समझ रहे हैं? जी सर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, विच इक्वेशन कंटेन वन स्केलर quantity and one vector quantity? Force, acceleration, मास स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, पावर स्केलर है, वर्क स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, ओके। सो ये सही है। प्रेशर स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, एरिया स्केलर है, सही है। वेलोसिटी स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। कौन बच्चा कर रहा है? किसने करना था? मुबीन ने। मुबीन ब्रो आगे आ जाओ, ये कर लो प्लीज। A plane has an arm to which is attached a frictionless pulley. A cable passes over the pulley and supports a load of 10 kilonewton as shown. The crane arm exerts a force F on the pulley. What is the value of F? जनाब क्या करेंगे? आपके जहन में कोई आइडिया? और दो डायरेक्शन तो दी हुई उन्होंने फोर्सेस की, 10 अच्छा किलोन्यूटन और साथ एंगल भी है है। 60 अच्छा, दोनों सबसे पहले तो एक बात बताओ कि passes over a pulley and supports the load of this much. Supports the load of this much क्या मतलब बता रहा है? क्या बता रहा है आपको? उसका वेट लो हाँ, नो। बेसिकली इक्विलिब्रियम में शायद। यस, वेरी गुड। सही है ना? सो ये आपको इक्विलिब्रियम बता रहा है, सही है। सो आपको ना यहाँ पे अंग्रेजी भी टेस्ट कर रहा होगा कि आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती, सही है। तो वो थोड़ा सा ना इक्विलिब्रियम को इस तरह से ना छुपा छुपा के देगा और आपको जो है ना तंग करेगा, सही है। तो चलो इक्विलिब्रियम में। अच्छा जनाब, अब किस तरह से निकाल सकते हैं हम इक्विलिब्रियम? ओके, हमें पता है कि भाई अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो एफ जो फोर्स लग रही है ऊपर को, राइट, उसी के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही होगी नीचे को, वो इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रही होगी। ऐसे ही होगा, समझ रहे हो? जी सर। सो अगर मैं ये जो फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन की, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन होना चाहिए, ओके। यहाँ पे भी 10 न्यूटन होना चाहिए, सही है। क्योंकि एक ही पुली है और एक ही स्ट्रिंग है, सही है। तो स्ट्रिंग पे जहां पे भी टेंशन होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सही। ये हम इंशाल्लाह उसके चैप्टर में वैसे हमें पढ़ना है, सही है। तो शायद ये तो छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें अजीब सा लगे, लेकिन ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आगे भी आएगा, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 10 न्यूटन की जो फोर्स है, अगर मैं उसका ये वाला कॉम्पोनेंट निकाल लूँ, अगर मैं उसका ये वाला कॉम्पोनेंट निकालूं, यानी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बनेगा इस केस में, ये वाला कंपोनेंट निकाल लूं, सही। और ये वाली जो फोर्स है, यानी इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, राइट, और उन दोनों को ऐड अप कर लूं, तो वो फोर्स एफ के बराबर हो जाएगी। तो वो हमें जो है सपोर्ट कर देगी पुली को, राइट। समझ रहा भाई? सही है। सो हम यहाँ पे अगर गए 10 किलो न्यूटन एंड कॉस 30, सही है। ये हमने एक के लिए काम कर लिया, और चूंकि दूसरा आइडेंटिकल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, सही है। और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ फोर्स एफ के, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि वर्टिकली अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ओके। सो कॉस 30 हमारे पास होता है √3/2, और 10 के, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा और 2 जा, और कितना बन जाएगा जरा निकाल दो प्लीज। 16.6, 16 पॉइंट पता नहीं समथिंग बनेगा, 17 के आसपास आ रहा होगा। कुछ आ रहा है भाई? 17। 17.3, परफेक्ट। समझ में आ गया ना? यस मुबीन, समझ में आ गया? सर ये नहीं आया सर। सर आप एक दफा दोबारा समझा सकते हो? ओके, देखो
इसमें ना तुम्हें शायद प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि तुम ना ये थोड़ा सा टेढ़ा बना के इन्होंने दिया हुआ है। सही, अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करूँ, सही है, मतलब ना तुम इस पुली को यूं मान लो, सही है, इस पुली को तुम यूं मान लो, सही है, और ये आ गई यहाँ पे, ये पुली आ गई, सही है, और यहाँ से एक फोर्स लग रही है यू और एक फोर्स लग रही है यू, सही है? मैंने इसको थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश की है, सही है। और अब ये मैंने औरत को दुपट्टा नहीं पहना है, ये पुली मैंने बनाने की कोशिश की। अगर तुम मेरी बेइज्जती करना चाह रहे हो तो पर्सनली कर सकते हो, सही है, यहाँ मत बोलना कि डायग्राम अच्छी नहीं लग रही। ओके, खैर। सो यहाँ पे आ रही है मेरे पास, सही, अब ये फोर्स आ रही है एफ अपवर्ड, राइट, और ये मेरे पास है टेंशन यहाँ पे, और यहाँ पे टेंशन होगी इधर को, ओके। और ये मेरे पास एंगल है 30 डिग्रीज का, ये मेरे पास एंगल है 30 डिग्रीज का, समझ लो बच्चों, समझ लो, इतना इतना ये डायग्राम समझ में आती है? ऊपर वाली डायग्राम को मैंने इक्विवेलेंट बनाया, समझ में आ रहा जी सर। है? ओके। अब देखो, हमें ये पता चल गया क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट से कि ये जो है ना इक्विलिब्रियम के अंदर है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि राइटवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेस एंड अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, राइट? सो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड में तो कोई अननोन है ही नहीं, तो हमारा काम नहीं है। अपवर्ड के अंदर हमारे पास एफ अननोन है, और एफ हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए? उन तमाम फोर्सेस की जो कि डाउनवर्ड लग रही है, राइट? सो एफ हमारे पास है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, राइट, डाउनवर्ड, ओके। अच्छा, अपवर्ड फोर्स है एफ, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास इसका कंपोनेंट निकालोगे और इसका कंपोनेंट निकालोगे, तो उससे डाउनवर्ड आ जाएगा, सही है। सो 10 k cos 30, और यही निकाल दोगे, सो 10 kN एंड कॉस 30, सही है। ये एक के लिए निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो दोनों के लिए आ जाएगा, राइट? बच्चों समझ पा रहे हो? जरा प्लीज जी हाँ ना सर, आप बोलना। समझ आ गई। ओके, परफेक्ट। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल सीधा हो, एक्स वाई बिल्कुल इस तरह से बने हुए हो, राइट? दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट? टेढ़ा भी हो सकता है, ये प्लेन जो है ना इस तरह से भी हो सकते हैं, प्लेन इस तरह से भी हो सकते हैं, राइट? उस वक्त फिर तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट ये नहीं होगा, उस वक्त तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट ये नहीं होगा, सही, उस वक्त तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट ये होना चाहिए इस प्लेन के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होना चाहिए इस प्लेन के हिसाब से, ओके। सो तुम्हारा प्लेन जिस हिसाब से, तुम्हारा कंपोनेंट भी उसी हिसाब से बनेंगे, ये तुमने ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलो आगे आ जाओ, गंदी सी चीज ही। हसाम ब्रो, आ जाओ। A particle of mass m traveling with speed u collides with the stationary particle of mass m. The velocities of the two particles before and the after collision are shown. Which vector diagram correctly shows the moment before and after the collision? ओए, दिस इज नॉट मोमेंट, मोमेंटा, द प्लूरल ऑफ मोमेंटम, करेक्ट? Momenta. यस। Momenta. सो ओके, क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, थोड़ा बताओ प्लीज। सर एक सेकंड सवाल समझो। ओके, सर एक से नीचे करें थोड़ा, वो आखिरी दो देख लें। देखो देखो देखो। U ब्रो डायरेक्ट बना लो ना इसको, डायरेक्ट उसको अगर आप बना लो। जी हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जी वही कर रहा हूँ बनाने के लिए। अच्छा देखो, चलो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, सही है। वो ये चीज है कि हमें ना ये चीज पता होती है कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन बराबर होता है, ओके। सही है, सो बिफोर द कोलिजन को जो भी वेक्टर होगा और आफ्टर द कोलिजन वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा। थोड़ा सा मोमेंटम से रिलेटेड है, मोमेंटम इज बेसिकली जस्ट द मास टाइम्स वेलोसिटी, ओके। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे दिया भाई ये है, सिर्फ डायरेक्शन के साथ उन्होंने खेला हुआ है, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद डायरेक्शंस। एंगल भी इन्होंने चेंज किए हुए हैं, मैग्नीट्यूड उन्होंने सेम रखे हुए हैं, मैग्नीट्यूड सेम रखे हुए हैं, एंगल और डायरेक्शन को उन्होंने चेंज किया हुआ है, यस। भाई बन गया। जी सर बस एंगल देख लो। ओके,
सर मुझे बी लग रहा है। है। सो बेसिकली आपके पास जो है ना, ये अगर मैं इस वेक्टर को रेफरेंस मान लूँ, तो मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा mu/2, ओके। और ये वाले वेक्टर को मैं उठा के इसके हेड पे रख दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस ड्रॉ करूँ, और ये वाले वेक्टर को मैंने उठा के इसके हेड पे रख दिया, ओके। और ये मेरे पास आ गया mu/3, ओके। और जो ये वाला एंगल आएगा वो मेरे पास हो जाएगा अल्फा, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मेरे पास ये अल्फा हो जाएगा, ओके। और इधर जो है वो मेरे पास ये आ जाएगा एम, छोटा वाला एम एंड यू, ओके। सो छोटा वाला एम एंड यू, हाँ सही आ रहा है, सही है। ये तो सही आ गया, सही है। ए में एंगल्स गलत है, सही है। सी में डायरेक्शन गलत है, और डी में भी डायरेक्शन गलत है, ओके। परफेक्ट ब्रो, परफेक्ट। अच्छा जनाब, ये अजीब सा है, इसको छोड़ो। ये हम कर चुके हैं, जब माइनस कर रहे हैं, सही है। ये भी माइनस का, ये हम कर चुके हैं, सही है। और इस तरह से वेक्टर ट्राइंगल हम बना रहे थे, वो भी हम बना चुके हैं, ये कर लेते हैं। कौन कर रहा था? क्या नाम था यार, नाम, जुनूबिया, जुनूबिया आ जाओ। A particle travels in a straight line with the speed v. The particle slows down and changes direction. The new speed of the particle is v/2. The new velocity has a component of v/4 in the same direction as the initial path of the particle. Through which angle has the particle turned? हम्म। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, या F16 की तरह निकल गया? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, देखते हैं, करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है हमसे, नहीं होता। अच्छा। सो अब देखो, अब उसने आपको अ पार्टिकल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड वी। अब आपको नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन कौन सी है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, सही है। हमने कहा कि भाई दिस इज द स्ट्रेट लाइन, सही है, विद अ स्पीड वी, ओके। सुनोगे, सुन रही हो ना? Yes, अच्छा। sir. So the particle slows down and changes direction. The new speed of the particle is v2. Okay, let's say कि भाई उसने जो है ना ये डायरेक्शन चेंज की है अपनी, ओके। ये डायरेक्शन उसने चेंज की है, सही है। The new velocity has a component of v4 in the same direction. अच्छा जी। So v2 इसकी ये आ गई, सही है। अब इसकी उसने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको बता दिया, ये रहा, सही है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया v/4, ओके। और इन द सेम डायरेक्शन एज द इनिशियल पाथ, राइट। क्योंकि देखो, आप जो भी पाथ ले रहे हो, आप जो भी पाथ ले रहे हो, सही है। और तो उस पाथ के अगर उस पाथ की डायरेक्शन में कोई चीज आएगी, तो वो ये तो हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, तो हम ये एज्यूम करें कि हमारे पास v/4 हॉरिजॉन्टल पाथ ही बन रहा होगा, ओके। और अब वो बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल निकाल दो, ये वाला एंगल निकाल दो, सही। सो बेसिकली हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, सही है, विद दिस एंड दिस, ओके। सो ये हमारे पास है थीटा, और ये हमारे पास है v/2, और ये हमारे पास है v/4, सही है। सो अगर हम लगा दें, क्या लगा सकते हैं इसमें ब्रो, कौन सा लगा सकते हैं साइन कॉस टेन में से? Sine or cos? साइन और कॉस? अबे साइन और कॉस में से नहीं, साइन और कॉस में से कोई एक बताओ जो कि इसमें एप्लीकेबल है। Sine. अबे कैसे कैसे साइन, कैसे साइन? Cos. कॉस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू base which is 4 over v/4 over v/2 which is hypotenuse, okay. So v and v goes off, and यहाँ पे आपके पास बच गया 1/4 divided by 1/2, okay. So जब आप रेसिप्रोकल करोगे, so 1/4 multiply by 2/1, right. So ये हो जाएगा 2 1 2 2, so ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। एंड यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, जब आप cos इनवर्स करोगे, so थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। सो ये आपके पास बन जाएगा, कितना होता है cos इनवर्स 1/2, कितना होता है? 30 होता है, 60 होता है? यस, 60. 60, परफेक्ट। 60. सही है ना, सुनोगे, समझ में आ गया? चलो ये कर लेते हैं, आ जाओ भाई। जिनोविया के बाद कौन है? अगर किसी की बारी स्किप हो ना, प्लीज बताना। ईशा आ जाओ, ईशा। Two forces, each of 10 Newton, act at a point P as shown. The angle between the directions of the forces is 120. What is the magnitude of the resultant force? हम्म
सर तो रिजल्टेंट फोर्स तो बना दे पहले। है कैसे बनाएंगे? सर हेड टू टेल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो कर लिया। सो ये आ गया 10, ये भी आ गया 10, ये वाला एंगल कितना होगा? ये रिजल्टेंट हो जाना चाहिए है ना? हम्म। ओके। नहीं। हाँ हाँ। हाँ, ये एंगल कितना होगा अंदर वाला? 120 होगा ना? अबे नहीं। ब्रो, कम ऑन, दिस एंगल वाज 120 ना? हाँ 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 हाँ, नेवर माइंड, हाँ सॉरी सॉरी। ओके 60 होगा। ओके फाइन। सो अब जब ये 60 हो गया, आपको दो साइड्स पता है, बीच में सैंडविच हुआ एंगल पता है, तो कौन सा रूल लग जाएगा? साइन रूल, कॉस रूल? कॉस्ट लगेगा। वेरी गुड। सो cos 60 is equals to 10 square plus 10 square minus r square over 2 times 10 times 10। अगर किसी को ये वाली फॉर्म गंदी लग रही है तो यार मुझे ये याद है, तो आई एम सो सॉरी। खैर, सो 200 यहाँ से आ गया, cos 60 सही है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 200, राइट, माइनस आर स्क्वायर। सही है, सो आर यहाँ भेज दो, 200 माइनस 200, cos 60 वन ओवर 2 होता है, 100 हो जाएगा, सो 10 आ जाएगा। आ गया? जी। अच्छा जनाब, चलो ओके परफेक्ट। ओके, ये कर लो। मुबीन, मुबीन ब्रो, ये कर लो। A street lamp is fixed to a wall by a metal rod and a cable. Which vector triangle could represent the forces acting at point P? हम्म, पहले तो मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है? है, इक्विलिब्रियम पे है, कैसे पता चल रहा है? तो फिक्स लेना। परफेक्ट, इस वर्ड से पता चल रहा है, वेरी गुड। सो अब देखो, मैं फोर्सेस यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये टेंशन हो जाएगी, ये वेट हो जाएगा, सही है। और हमारे पास जो है, अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों से बनाए, ये हमारे पास वेट आ रहा है, ये हमारे पास टेंशन आ रही है, सही है। सो जो रॉड के अंदर जो होने चाहिए वो इधर होने चाहिए, तब हमारे पास क्लोज ट्रायंगल बनेगा, और क्लोज ट्रायंगल जो है वो हमारे पास हम कह देंगे भाई क्लोज ट्रायंगल हमारे पास ये बनता है, यानी इक्विलिब्रियम के साइड को शो कर रहा होता है। ओके, सो बी हमारे पास बन रहा है, ए हमारे पास ए में वेट गलत दिया हुआ है, सी में भी वेट गलत दिया हुआ है, और डी बन रहा है, बी बन रहा है, मेरे ख्याल से डी बन रहा है। ओके, डी बन रहा है, बी बंधन, बी बन रहा है, डी बन रहा है। बी में बी रिजल्टेंट बनेगा। आ रहा है, बी में रिजल्टेंट आ रहा है ना, देखो दो दो हेड एक साथ जमा हो रहे हैं। जी जी, सही अच्छा। है, सो बी नहीं आ जाएगा, बी में रिजल्टेंट आ रहा है। ओके, चलो ये हो गया। और चलो एक ये कर लो, हसाम, आ जाओ भाई। सर मेरे बारे में ऐसे सवाल आता है ना, कुत्ते बिल्ले दे दिए। है। Two dogs pull a sledge along an icy track as shown. Dog X pulls with a force of 200 Newton at an angle of 65 to the front edge of the sledge. Dog Y pulls with a force of 120 Newton at an angle of 45 to the front edge of the sledge. What is the resultant upward force on the sledge exerted by the two dogs? देखो उसने कहा व्हाट इज द रिजल्टेंट फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स बोले तो इधर को, राइट? समझ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? जी। सो करना क्या है, इसको, इसका भी वेक्टर रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, इसको भी रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, राइट? और तुम्हें ये वाला और ये वाला निकालना है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड करके फाइनल आंसर दोगे। ऐसे ही सोच लो, ऐसे ही सोच लो, तो बिल्कुल सही सोच लो, सही है। तो जरा मुझे बता सकते हो जो इसका ये वाला वेक्टर बनेगा, ये क्या बनेगा? यस, क्विक, मतलब इसका कंपोनेंट क्या बनेगा रिजॉल्व करके? Sin जल्दी। 65 is equals to x over 200. साइन 65 और जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं 200, सही, और ये हो जाएगा हमारे पास जो भी इसका कंपोनेंट बनेगा, और ये सर ये हो जाएगा sin 45 is equals to x over 120.
ओके 120 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए, ओके दोनों को ऐड कर लो। सो 200 साइन 65, दोनों सेम डायरेक्शन में, इस वजह से प्लस 120 साइन 45। ओके कितना आ रहा है? बस ऐड करना है। हाँ जी हाँ जी, टू दोनों सेम सिक्सटी डायरेक्शन सिक्स में। 270 सी। परफेक्ट, समझ रहे हो ना मैं? जी। ओके। अरे ये तो क्वेश्चन करवाना है। जुनोविया, जुनोविया आ जाओ। A force acts at an angle theta to the horizontal. What are the horizontal and vertical components of the force? हम्म, क्या करेंगे? यस ब्रो, कुछ तो बोलो यार, ऐसे तो चुप मत हो। Horizontal component पे cos लगेगा। अच्छा, सो आप बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप कॉस लगा रहे हो, सही है। सो ये आ गया एफ कॉस थीटा। ओके, वर्टिकल में क्या लग जाएगा? एफ, क्विक क्विक क्विक। F sin 90 minus theta. क्यों 90 माइनस थीटा क्यों? एफ साइन थीटा हो जाएगा नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने 90 माइनस थीटा और थीटा दिया हुआ है, तो हम कौन कौन से ऑप्शन देख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इन्होंने एफ कॉस थीटा दिया हुआ है, ये सही है और ये सही है, सही है। और हमारे पास ये दो गलत हो गए। ओके सो हाँ जी, अब आप क्या बोल रहे हो कि इसके अंदर होना चाहिए 90, बी बोल रही हो? यस, आप क्या बोल रहे हो? बी बोल रहे हो, ए बोल रही हो? B. बी? अगर तो बी बोल रही हो तो बी नहीं बनेगा, ए बनेगा इसका। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, देखो यहाँ पे सुन लेना प्लीज, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गंदा सा है। अगर तुम ले लो इसको, थीटा ले लो, इसको ले लो अल्फा। ओके, ये हो जाएगा 90, सही है। ये मैं ले रहा हूँ फोर्स एफ, सही। अगर मैं इस एफ के कंपोनेंट बनाऊं, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ओके, ये मेरे पास आ गया। अच्छा जनाब, और अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं, तो मैं किस तरह से चेंज कर सकता हूं? मेरे पास जो जो है थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू, या आप इसको ये कह सकते हो कि 180 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा प्लस 90, यानी प्लस 90, यानी आपके पास हो जाएगा 90 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। ओके, सो आप थीटा को अल्फा से भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम अल्फा को थीटा से रिप्लेस नहीं करें, भैया। अगर तो मैं इसकी इनकी इक्वेशन अल्फा की टर्म में लिखूं, अगर मैं इनकी इक्वेशन अल्फा की टर्म में लिखूं, तो ये मेरे पास जाएगा एफ कॉस अल्फा, राइट, और ये मेरे पास जाएगा एफ साइन अल्फा, सॉरी गलत हो गया। ये मेरे पास जाएगा एफ साइन अल्फा, राइट, और ये मेरे पास जाएगा एफ कॉस अल्फा। अगर मैं इनकी इक्वेशन सिर्फ कॉस अल्फा की टर्म में लिख रहा हूँ, राइट, एंगल मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, सही है, साइन अल्फा, सही है। अच्छा, आपको पता है कि अल्फा इज बेसिकली 90 माइनस थीटा। ओके, सो जहाँ पे अल्फा आ रहा है वहां पे अगर आप 90 माइनस थीटा डाल दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? मतलब यहाँ पे आपके पास एफ साइन 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा, और एफ, ये कॉस होगा ना, सॉरी ये कॉस होगा, सही, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, और एफ साइन 90 माइनस थीटा, राइट। सो अब आपको पता है कि या तो आप एफ कॉस थीटा लिखो या एफ साइन 90 माइनस अल्फा लिखो, दोनों एक ही चीज को रेफर करेगा। ओके, या तो आप एफ साइन थीटा लिखो या एफ कॉस 90 माइनस थीटा लिखो, दोनों एक ही चीज को रेफर करेगा। ओके, मुझे बताओ जरा, सच्ची सच्ची बताना, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? आखिरी क्वेश्चन है। यस, जिनोविया सच्ची बताओ प्लीज, ये समझ में आया नहीं आया?
यस, नहीं आया? ये क्विक, I didn't understand कि cos को sin क्यों बनाया. दोबारा बोलो, आवाज कट रही है। I didn't understand कि f cos theta को f sin 90 minus alpha क्यों बनाया. ब्रो इसलिए बनाया क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं था कि हमारे पास जो है ना कॉस थीटा और साइन थीटा का यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे भी नहीं आ रहा था। ओके, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल है वो साइन थीटा नहीं है, राइट। सो हमें ये देखना था कि उसका इक्विवेलेंट जो है कॉस एफ कॉस थीटा अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसका इक्विवेलेंट वर्टिकल कंपोनेंट अगर हमारे पास आएगा तो उसके लिए क्या अदर एक्सप्रेशन हो सकती है साइन थीटा के अलावा, राइट। तो उसके लिए हम देख रहे हैं इसको। क्लियर हो गया? समझ पा रही हूँ? जी सर. सही है। सो या तो आप इस तरह से लिखो, यानी या तो आप इस तरह से लिखो कि एफ एफ cos theta as your horizontal component and f sin theta as your vertical component. This is also correct. Okay, ये तो आप इसको ऐसे लिखो कि f sin 90 minus theta, this is theta. Okay, 90 minus theta as your horizontal component and f cos 90 minus theta as your vertical component. This is also correct. Okay, and the third way is you can also write f cos theta as your horizontal component and f sin theta as your vertical component. This is also correct. And the fourth way is the other way, right? और उसमें आप क्या लिख सकते हो कि f sin 90 minus theta minus theta, right? और f sin theta, सही है। एफ साइन थीटा, सही, ये आपके पास बन सकता है। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि आप बना सकते हो, राइट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? Perfect. सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है एंड यू हैव टू पुट द हेड ऑफ वन वेक्टर ऑन द टेल ऑफ द अदर वेक्टर इसके साथ, एंड देन दीज आर द थ्री वेक्टर्स, राइट। एंड देयर सेइंग देयर शुड बी अ रिजल्टेंट फोर्स, देयर शुड बी अ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो अब हम रख लेते हैं। अगर अगर हम किसी भी इस वेक्टर को हॉरिजॉन्टल को रेफरेंस मान लें, सही है, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा इधर। ओके, देन वी हैव टू कनेक्ट द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर to the tail of the other vector, right, like this। सही है। ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट बन रहा है। किसके अंदर बन रहा है? ये ए बी, बी के अंदर बन रहा है, बी के अंदर सी के अंदर बन रहा है, सी के अंदर नहीं बन रहा। अच्छा, सी के अंदर if we consider this vector as a reference and we place this here, right, on the top of the other, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्री भी पॉसिबल है। नहीं, थ्री इज नॉट पॉसिबल क्योंकि रिजल्टेंट जो है इन्होंने यहाँ से यहाँ पे बनाई हुई है, सही है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, इन्होंने डायरेक्शन भी शायद चेंज किया हुआ है, सही है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सही है। सो बी इज ओनली करेक्ट आंसर, ए सी और डी कहते हैं, सही। अच्छा जी, आप आ जाओ, इस पे आ जाओ, जरा ये रीड कर लो प्लीज। In still air, a bird can fly at a speed of 10 meters per second inwards. The wind is blowing from the east at 8 meters per second inwards. In which direction must the bird fly to travel to the destination that is due north from the bird's current location? ओके, so we can consider this question. Okay, so we have the wind flowing from the east at 8 meter per second. So if you consider this cross with the north, south, east, and west, so the wind is blowing from east in this direction of 8 meter per second. Okay, सो अगर तो विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, सो उसकी वजह से जो जो बर्ड है उसकी स्पीड जो है वो, बर्ड की एक्चुअल डायरेक्शन तो ये होने वाली थी, राइट। इट हैज टू फ्लाई ड्यू नॉर्थ, राइट, बट ड्यू टू द विंड स्पीड इट tilted a bit, right, with this being the 10 meter per second, with this being the 10 meter per second and this the 8. Okay, so now they're asking which direction must the bird fly in order to travel to the direction that is due north. So अगर हम ये वाली direction निकालें, right? Because due to wind,
its actual direction is changes, its actual direction changes, right, by this much angle, right? So अगर तो वो अपने इस एंगल को वापसी खत्म कर ले, राइट, रिड्यूस करके अपने अपने नॉर्थ पे आ जाए, सही है, तो आपके पास जो है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चलने लगेगा, राइट। तो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगा? अच्छा जनाब, सो अगर हम इसको हम इसमें ये अगर लगाएं और हमारे पास ये है 8, सही है, यानी हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली दिया हुआ है इसने, सही है। सो 10 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, सही है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस angle. So just use the sine theta. Sine theta is equals to opposite, which is 8, over hypotenuse, which is 10. So yeah, so do the sine inverse of 8 over 10. What we're getting? Sir, 53.1. 53.1. Okay. So 53 should be the angle, right? And since the air is blowing toward the west, okay, it pushes, the wind pushes the bird toward the west, right? So the bird should need to try to oppose that effect, तो उसको जो है वो वेस्ट ईस्ट की तरफ उसको उड़ना होगा, राइट। सो उसने जो है वो इस डायरेक्शन में जो है अपने आप को मूव करना है, सो दैट वो स्टिल रहे नॉर्थ की डायरेक्शन में, राइट। अगर तो वो वेस्ट की तरफ जाएगा तो वो और ज्यादा इधर इधर चले जाएगा, राइट। सो दिस शुड बी आवर आंसर, ओके, क्लियर, Yes, sir. परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब आप आ जाओ, चलो ये कर लेते हैं, यहाँ से आगे करते हैं। यस, दिस वन। A ship is traveling with a velocity of 8 kilometers per hour in the direction 30 degrees east of north. What are the components of the ship's velocity and in the east and north directions? परफेक्ट। सो क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया दोगे? So we use the same thing we just did. We have to create अच्छा, so first we have to create this thing, right? We have to draw this thing. So its yes, velocity is 8 kilometers per hour in the direction east of north. So east of north mean here, right? towards the right. Right. And Yes. this is 8 kilometers per hour. So this is the north direction and this is the east direction, okay? एंड अच्छा, अब हमारे पास जो इन्होंने एंगल दिया हुआ है हमें, वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट। तो जो भी सेकंड वाला जो होता है ना नॉर्थ, वहां से आपने एंगल को शुरू करना है और ईस्ट तक लेके जाना है, सही है। सो चले, अब अगर मैं इसका निकालूं, सो दिस इज 30, सही है। सो दिस शुड बी, है गलत हो जाएगा यार, अगर ऑफ नॉर्थ, बल्कि चलो सही है, सही है। सो यहाँ पे हो जाएगा 8 cos 30 and this become 8 sin 30, okay? So 8 sin 30 should be 4, right? 4.0. Sin 30 is 1 over 2 and 1 over 2 multiplied by 8, 4 जाएगा, सही है। And this is the east direction. And we have the north direction as cos 30 is under root 0.88, 0.866 as the cos 30 times 8, okay? So this gives me greater than 6.9. 6.9, okay, fine. Perfect. Chalo. Acha, so in this question, they are asking which list contain both the scalar and vector quantities. Okay, so you have to memorize the scalar and vector quantity, or you can use the rules that I told Sir, you. A. So you are saying A, both the scalar and vector. So acceleration is a vector, momentum is a vector, velocity is a vector, and weight. All are vectors now. They're asking scalar and vector together, right? Oh, okay, okay.
So yeah, so this is not possible. Force, area is scalar, current is scalar, force is vector, and work done is scalar. Okay. Um. So okay, we can consider this answer. And distance is scalar, kinetic energy is scalar, power is scalar, pressure is scalar. Not possible. Mass scalar, temperature is scalar, speed and time, all things are scalar. So B is the correct answer. Okay, Okay. fine. Let's move on to this one. Yes, आपने पढ़ना है. A particle has the velocity v at an angle theta to the horizontal. The components of the particle's velocity are v upwards in the vertical direction to v to the right of the horizontal direction as shown. What are the expressions for the magnitude of v and the angle theta? Perfect. So can you relate? Uh, so magnitude, it is in the formula is under root. Mm-hmm. अच्छा, which formula you're Uh, applying वैसे? So for magnitude, we had done, there was a formula in coordinate geometry for magnitude. And what was that? The underscore under root x square minus y square or something like that. है अबे ब्रो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यार? नहीं. So they're asking for The magnitude, right? magnitude. And that formula is for Oh, so distance, they're right? result. Oh, yes, yes. Getting? So And they're asking. I didn't read the diagram. hmm. So, khair, so since this is a right angle triangle, if you draw the vertical component here, so this would be the right angle triangle. So just square the vertical component and square the horizontal component and root it. So this is the Pythagoras theorem. So this will give you the magnitude of V. Okay. And what about the direction? Yes. So we will use tan Mm-hmm. Tan inverse with. opposite over hypotenuse. Wait, So it will wait. Why hypotenuse? Hypotenuse only used with sine and cos. adjacent. Ah. So in this case, opposite is vertical velocity and adjacent is horizontal. Okay. So vertical and horizontal, and this is the correct answer. Clear? Yes. Perfect. Okay. Let's solve this one. Two cables are attached to the bracket and exert forces as shown. What are the magnitudes of the horizontal and vertical components of the resultant of two forces? Hmm. So what you do in this question? So we complete the vector triangle. They've given us the angle and we have to Mm-hmm. find the vertical Okay. and horizontal Okay, fine. component. So either you can use a head to tail rule, or you can use a vector resolution. Okay. So which one to use? So head to tail is the easier one. Actually, no. It would be longer because they're asking for the vertical and horizontal component of the resultant, right? And vector triangle give you the resultant directly, right? Then you have to break it again into its vertical and horizontal component. Getting? No, not getting? So you have to break it again into vertical and horizontal. Component after solving the whole question. Yes. Oh, Look. okay. Yes. Let me show you. Let me show you. Okay, पहले बना लेते हैं. So I have this vector as 15 newtons, so it should be greater in length. Say at an angle of some 20 degrees, right? And the other vector should be on the head of the previous vector, and it's अच्छा जी, so its magnitude is 6 Newton, with a direction from the vertical as 40 degrees. Okay, and the resultant would be from the first vector to the other in this direction. Okay, so
अब हम क्या कर सकते हैं, so this is 15, right, and this is 6. So now we have to find out the, acha, please make sure this is not the complete angle. 20 degrees is not the complete angle. Okay, so ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. सही है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं. और सही है. और this is the resultant now, right? This is the resultant vector. Okay, so you have to work out for the degrees angle first. So this is 40 degrees, and if we use the z rule here, so could we have some, we have this angle 20, and if we subtract from 20 we'll get 70 here. Okay, so okay, fine. So the inside angle would be 70 plus 40, give us 110. Okay, so this angle would be, this whole angle would be 110, 110. Okay, and now you can erase this angle because it's not a complete angle, so it's useless for us. Now we have two sides and the angle is sandwiched in between them, so you can use the cosine rule because we have more sides than angle. So cos 110 equals to 15 squared plus 6 squared minus the resultant squared over over 2 times the 15 and 6. Okay, so we just solve this. Okay, so we'll get 2 times 15, 30 times 6. So 3 6 18, 180. So just move 180 here and cos. So 15 square is 225 and 6 squared is 36, 31, 41, 50 and 61. So 261 minus 180 cos 110 under root equals to r. Okay, so निकाल दो r कितना आ रहा है. It will be 17.9. 17.9. Okay, now we have this, the resultant vector, right? We don't know the direction, and they are asking, they're not asking this resultant, right? They're asking their components, right? They're asking their component, this component and this component, right? And we don't have it for now. So we have to consider, we have to find out the angle first, and then we can solve for it. Okay, समझ रहे हो? तो इस Oh, वजह से yes. अब ये आप देख रहे हो, पहले ही इतना लंबा हो चुका है, राइट? और ये फिर मजीद और लंबा हो जाएगा क्योंकि वी डोंट हैव द एंगल, राइट, विद विच at which the resultant is. Okay, so we have to find the angle first and then we have to break it into components, so we'll end up getting the answer, right? So it's better to just resolve the forces and find out the resultants. Okay, so let's just resolve it, okay, quickly. So we have this force, so just resolve it into its horizontal component and a vertical component. So its horizontal component will be 15 cos 20, right? And vertical would be 15 sine 20. Okay. And for this case, for this case, its vertical component should be 6 cos 40, राइट? याद रखना कि जो एंगल के साथ, जिस एंगल के जो साइड एंगल के साथ होती है वो हमेशा कॉस होती है, चाहे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल. ओके, सो जो साइड एंगल के साथ होगी वो हमेशा कॉस होगी, चाहे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल. ओके, अच्छा, एंड वी हैव 15, सॉरी, 6 cos 6 sin 40. Okay, now Okay. to find the to find the horizontal component of resultant, right? You just need to add all the resultant that we have, 15 cos 20 and 6 cos 20, since 6 cos 40, since both are in the same direction, so you just need to add them together. So this will give you the horizontal component of the resultant. So 15 cos 20 plus 6 sin 40, getting? So Yes, sir. now this is the horizontal component for, and for vertical component, component of the resultant, right? You just need to add the component in vertical direction. So we have 15 sine 20 in the vertically upward direction, and we have another direction in vertically downward. It is vertically downward, so 6 cos 40, right? I also consider the direction with the negative sign. Okay, so it will be just add them, just solve
the two horizontal and vertical separately and let me know the value, please. Sir, for horizontal, it is 17.9. No, how? 15 cos 20 plus Uh-huh. 6 sin 40. It is 17.9. ऐसा तो आंसर अच्छा चलो okay, fine, sorry 17.9 gives you 18. Mm-hmm. So Yes. C and D could be possible, and for vertical piece And for vertical, it will be, you have to subtract, right? yes, 0.534. Perfect. So C should be the answer. Fine, very good. Okay, clear now? Yes, sir. Now, in this question, you have to apply the same concept. Just read it and solve it quick. The two tugs are towing an oil rig as shown. The tensions in the towing cable are 40 kilonewtons and 50 kilonewtons. What are the total force acting on the rig due to the cables in direction to the east? So now they are only asking the horizontal component of the resultant. They're not asking for vertical component. Getting? Yes. Perfect. Yes, sir. So, and you cannot apply the vector triangle because it would be very difficult, right? Yes, sir. There's only one. Perfect. So 4 kilonewton and कौन सा कंपोनेंट है साइन लगेगा यहाँ पे कॉस लगेगा Cos. और उसकी वजह क्या है क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड ओके Yes. सो 4 cos 20 and we have this with 5 cos 50 so you just add them to so So 6.9. 6.9 gives me 7 okay good let's move on to this one okay आ जाओ रीड कर लो The प्लीज diagram shows two vectors x and y drawn to scale if x equals y minus 7. Which diagram best represents the vector z? we did similar thing in the class right so Yes, sir. now first make z the subject because it will going to be the resultant, right? So z is equals to y minus x. Okay. So now you know that you have to change the direction of x. Okay. So just change the direction of x, right? And just consider it as the reference vector and place the other vector on the top of it. So the resultant would go in this direction. Okay. So it's year Okay. A. Okay. Perfect. So which list contain only scalar area, length, displacement is a vector, kinetic energy, power, speed, scalar, potential energy, momentum vector है, velocity vector है. Okay, fine. Let's move on to this one. Okay. The two coplanar forces act on an object as shown. Which diagram shows the resultant force of these two forces? Acha, look, this word may bother you. Like the coplanar means all the forces are acting on the same plane, right? So, Yes, sir. right, clear? Okay, fine. Ajo. You just need to draw the vector triangle and you can solve it. So I'm Sir, D. considering D. Fine, very good, very Yes. good, very good, very good. Okay. So such type of question we did here. इसको भी छोड़ दो. इस पे आ जाओ. Three coplanar forces act on a block. Which diagram show the direction of the forces such that the block could be in equilibrium? Hmm. D could be an option. D. D for dog. Yes. हाँ. Sure. Okay. So actually no. Because in these type of question where like the arrows are very random, just connect all the arrows. Okay. Let's try to connect all the arrows. Just extrapolate it. Okay. थोड़ा सा अगर मैं इसको सही से एक्सेपरेट करूँ okay so I just extrapolated all the arrows why because they're saying that these are in equilibrium right and
इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी? हमने कहा था कि ऑल द वेक्टर्स शुड मेक अ क्लोज ट्रायंगल, राइट? एंड अगर तो आप इनमें से क्लोज ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे तो उसकी दूसरी टेक्निक ये होती है कि जस्ट एक्सट्रापोलेट ऑल द Correct. वेक्टर्स, एंड इफ ऑल द वेक्टर converges at the same point, this shows that the resultant is zero. Okay, getting? So B. B, yes, because B is the Yes. only option where we have all the vector intersecting at the same point and the rest of the vector. अच्छा look, अब होगा क्या? जो दूसरे वेक्टर्स हैं, अब इसके अंदर D, आपके D में जो है ना, ये दो फोर्सेस somehow बैलेंस हो जाएंगी, but this force causes a rotational effect. Okay, so the box will start rotating in this direction. Okay, so this is not the possible answer. Okay, and okay, if we consider this thing, so this is acting directly down, और ये इसको यहाँ पे move कर रहा है, so these two forces may get cancelled out, but this force causes a translational effect. Okay, so we have to ignore this one as well, and this has the same story as the C. Okay, um scalars and vector, अच्छा आसान सा आ गया जो The power जो इसके पे सब एक मिनट, हाँ ये कर लो. four combinations of vectors are shown, each representing all the forces acting on an object. The forces all act in the same plane. The object is in equilibrium. Which combination of vectors could represent the forces acting on an object? Hmm. So we'll use the same method. Okay, but this time इन्होंने जो है वो आपको प्लेन बना के दिया हुआ है, so you just need to draw head to tail rule diagram so that अगर आप देखो तो आपके पास जो है ये दो वेक्टर, ये A इज नॉट द पॉसिबल. अच्छा लुक, अगर मैं A को बनाने की कोशिश करूं, सो नो, A इज नॉट द पॉसिबल आंसर, A इज नॉट द पॉसिबल. अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ बना लूं, सो दिस इज द रिजल्टेंट. ओके, so this is the resultant in this case in A, so A is not in equilibrium. सही है. If we think of B, सही है, so we have this force and this force in this, sorry, in this direction, so the resultant would be resultant यहाँ पे होगा. ओके, सही है. रिजल्ट अब यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्टेंट आ रहा होगा, राइट? सो इन्होंने एक फोर्स आपको ये लगा के दी हुई है, और सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. अगर हम सी देंगे तो सी के अंदर अगर मैं लगा लूँ, सी के अंदर भी मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये रिजल्टेंट आ रहा है. सही है, और बेसिकली अगर तो मेरे पास कंप्लीट ट्रायंगल बना था तो ये बनता, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फोर्स लगा के दी हुई है. और अगर मैं डी देखूँ, सो डी के अंदर मेरे पास है, इफ आई जस्ट आई एम जस्ट ड्राइंग द वेक्टर ट्रायंगल. ओके, so head to tail rule में लगा रहा हूँ, so I'm considering this as a reference vector. Okay, this is the reference vector. I'm placing this vector on the head of the previous one. So yeah, so here it is, and this Yes, sir, it will over here, join. right? So it joins. Okay, so that is the correct answer. Okay, so this is something that we did. Okay, so okay, let's try this question 59. So let's try this one. The ball is rolling down a slope at a constant speed. Three forces acting on the ball are its weight: the contact force, normal to the slope, and friction. Hmm. Which diagram represents all three forces? अच्छा look, this question is a bit tricky because it related to the direction of the forces that we are not studied yet. So अगर आप यहाँ पे, मैं कुछ फोर्सेस चलो बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, आप उससे बता देना. सही है. सो द फर्स्ट थिंग दैट इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. तो कांस्टेंट स्पीड आपको क्या बता रहा है? दैट द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम. गेटिंग? Yes, रिमेंबर हमने सारी वो लिखे थे टर्मिनोलॉजीज, राइट? yes. Now, the weight always act downward, right, toward the center of the earth. Okay, and since the ball is rolling down, so the friction always act backwards, right, opposite to the direction of motion, right? And normal reaction force or contact force always act perpendicular to the plane. Okay, like this. Okay,
So if you just make the vector triangle, so I'm just considering this normal reaction force or contact force as my reference vector, and this will be the this will be the other force, the second force, the friction, and here is the weight. Okay, okay, sorry. Your weight should be vertically down, right? Vertically down, and this is the contact force. Okay, so Sir, D. D. Mm-hmm. As you also have to make sure that the triangle should be close. Okay, so C could be possible answer, but the triangle is not close, right? ये आपको दो arrows एक साथ meet होते हुए दिख रहे हैं, तो ये problematic हो जाएगा. Okay, आ जाओ इसको एक मिनट ना just skip it. Okay, ये वाला question कर लो. The glider is descending at a constant speed at an angle of 15 degrees to the horizontal. The diagram shows the direction of the lift L, air resistance R, and weight W acting on the glider. Which vector triangle could represent the forces acting on the glider? Sir, again, it is going to be in equilibrium because it's at constant speed. Perfect. So just consider And any force as a reference force. I'm taking weight as the reference one, right? And this would be here, and the R would be there. And W. Okay. So अब यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा D. है? D आ रहा है. Okay, fine. चलो चलो let's try this one. The, एक मिनट सांस इसके बेट. This one. the force of 10 newtons and force of 5 newtons act on an object. The angle between the forces is 150 degrees. The resultant force on the object can be resolved into a pair of perpendicular components. Which row shows numerical expressions for a possible pair of perpendicular components? Hmm. Now what will you do? Sir, vector resolution. Vector resolution, force component and force component. Because I've already Look, they said that you have to find out the resultant component, right? The resultant force to component, okay? So vector resolution से अगर करोगे तो हो जाएगा, right? Clear? ऐसे बोल yes, रहे हो? Perfect. So yes. and the 5 Newton force does not require any resolution because it is in the direction of plane, right? Look, all the forces जो भी आपका वो होगा ना, जो भी आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होगा, वो जिस प्लेन पे रखा हुआ है, आप ये देखोगे कि उस प्लेन पे कितनी फोर्सेस आ रही है, राइट? अब लेट्स से ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है. इफ द फोर्स इज इन दिस प्लेन 5 Newton, सो दिस फोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी रेजोल्यूशन, राइट? वो रिजॉल्व है. ओके, any force in between the plane required the resolution. Okay, if in any case if the plane is like this, okay, then all the forces like the one we did previously, where we had the ball and that moving downward, so वहां पे हमारे पास friction backward लग रही थी, right? And that friction does not require any resolution, right? Because it is actually in the direction of plane, yeah, in the horizontal direction, right? तो उसके लिए कोई वो नहीं था, राइट? और प्लेन कैसे डिसाइड करोगे, वो इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस दैट यू आर ऑन. ओके, क्लियर? Okay, So yes. we just need to consider, I'm considering this as a plane. Okay, so this is 90. If you subtract 150 from 90, you'll get this angle. So it would be is 60, right? 60. So just consider the 60 as your angle and resolve these two forces. So 10 cos 60 and 10 sine 60, right? So 10 cos 60 give you 1/2. सो एक मिनट मैं पहले बना लेता हूँ. ये मेरे पास आ रही है 10 sin 60 and this is 10 cos 60. Cos 60, we don't need to resolve, we don't need to calculate it further. Just give it in the form of equation. Okay, so horizontal component जो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है 10 sin 60 -5. So 10 sin 60 -5 और ये आ रहा है सही है. And vertical component is 10 cos 60. Oh man, come on. Sir, how are the answers getting 30 degrees?
ब्रो उसने ये वाला एंगल लिया हुआ, कोई टेंशन नहीं है यार, हम भी ले लेते हैं। हमारे साथ होशियारी कर रहा है बैठा हुआ, सही है, सही, हम ये ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, ओके, अब चेंज हो जाएगा, सही, उन्होंने इसको कंसिडर किया हुआ है, सही है। कभी कभार ऐसा होगा, राइट, जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं, सही, ये प्रॉब्लम होगा कभी कभार, कोई टेंशन नहीं लेना। ये वाला एंगल ले लिया आपने, अब इसके हिसाब से रिजॉल्व कर लो, राइट, सो दिस बिकम 10 cos 30, right, and this become 10 Yes. sin 30, right, 10 sin 30, clear. So now we have this as 10 um sine and this as 10 cos, okay. So 10 cos 60 minus 5 give me one component, 10 cos 30, sorry, 30, 30 and 30. So 10 cos 30 minus 5 give me one component, and 10 ha ha ha, vertical is 10 sin 30, okay, this is not possible, okay. और हमारे पास कोई चीज़ है, 10 sin 30 and 10 minus 5 cos 30. 10 minus 5 cos 30, ये क्या लॉजिक बन रही है इसकी? 10 cos 30 माइनस 5 बन रहा था, लेकिन उसमें हमारे पास 10 cos 30 सही नहीं आ रहा, ओके। तो अच्छा, ये हमारे पास तो फिर गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमारे पास होना चाहिए, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, और इसको क्या कह सकते हैं? But why will the horizontal force be 10? Will it not be 5? इट शुड बी, So sir, you wrote 10 cos 30. Will it not be 5 cos 30? एक्चुअली इट शुड बी 10 cos 30, अच्छा, 10 minus 5 cos 30, okay. Just calculate the values please. 10 um, The cos 30 5.6, minus 5, okay. 5.7. Calculate both the values. इसका 5.7 आ रहा है, okay. इसकी करो, Yes. 3, 3.7. 3.7, okay, so the values are not correct, so this means ये डायरेक्टली तो नहीं होगा, और इसमें हम सोचते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं। अच्छा जी, so the resultant force on the object can be resolved into a pair of perpendicular components which possible pair of perpendicular components. चलो, मेरे पास वो तो आ रहा है 10 sin 30, मैं डायरेक्ट उसको ले भी नहीं सकता हूँ, दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, सही है, फोर्सेस आर एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्रीज। अच्छा जनाब, सो रिजल्टेंट फोर्स कैन बी रिजॉल्व into two components, so resultant force should be in this direction, right, and if we consider this, so ये हमारे पास आ जाएगा 30, right, and ये मेरे पास आ जाएगा 10 cos 30 and this become 10 sin 30, okay, fine. So अच्छा, so 5 minus 10 cos 30, so ये मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टल वाला, एंड वर्टिकल मेरे पास आ गया 10 sin 30, सो 10 sin 30 तो मेरे पास सही आ रहा है, ये तो हर केस के अंदर ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ओके। और अगर मैं इसको 16 इन्होंने दिया हुआ नहीं है, सो दिस इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन दैट वी हैव, एंड अब ये समझ नहीं आ रहा, तो इसको देखते हैं कि हम इस पे कोई वर्क काम कर सकते हैं क्या। अगर हम इसको सोचें कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास किस तरह से बनेगा, सो हाँ 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 हाँ, 5 यहाँ पे आ गया और माइनस 10 कॉस 30, सही है। सो हमारे पास ये ऑप्शन बन रहा है, और अगर मैं इसको
बनाने की कोशिश करूँ तो 5 मैं कॉमन भी लूँगा तो भी मेरे पास 1 माइनस 2 cos 30 होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। Sir, is it not the same thing? 10 minus 5 cos 30 and 5 minus 10 cos 30. No, obviously not. Because if you multiply 5 with cos 30, it will give you the different answer. If you multiply 10 with cos 30, so you are actually you'll get the twice the answer, right? So वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही, वो वही तो मैं निकलवाया था कि अगर सेम होते तो हम कह सकते थे, बट सेम नहीं आ रहा है। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ कोई और चीज़ समझ में आ नहीं रही है। सो ये यही एक ऑप्शन है, यही एक ऑप्शन है जो कि हमारे इस चीज़ को करेक्ट कर रहा है कि ये हमारा सी होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास अच्छा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास 5 sin 30 आ रहा है, 10 sin 30 तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ Yes, गया। sir. I was about to ask that. हाँ, तो फिर एक काम ही करते हैं, फिर एक काम ही कर लेते हैं, फिर जो है ना, अरे फिर तो आसान सा क्वेश्चन है ये। लुक, इन्होंने बेसिकली प्लेन कंसिडर किया भाई, ये दे आर कंसिडरिंग दिस एज द प्लेन, ओके, समझ लो, ये प्रॉब्लम था। सही। Okay. अब अगर आप इसको प्लेन कंसिडर करोगे, सो 10 Newton is actually on the plane, right? So you don't need to resolve it, okay? So you just need to resolve this 5 Newton force, right? And this angle will be 30, okay? So this resolve into a component in this direction, which would be 5 cos 30, and a component in a vertical direction that would be 5 Fine, 30. sin 30, okay? So 5 cos 30 minus 10 30, सही है, और -10, you can put -10 after 5 cos 30 or before 5 cos 30, it's up to you, okay? It just it will give you the same answer, right? And 5 sin 30 is your vertical component, right? Clear? Yes, sir. सही है, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे, चलो ओके। बस ये हो गया, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। सही है।